दिसंबर 1971 इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, ये तो आप जानते हो। लेकिन जो आप नहीं जानते वो ये है कि ये वॉर दिसंबर में नहीं जीती गई थी। ये वॉर 9 महीने पहले जीत ली गई थी, चुपचाप, बिना किसी अनाउंसमेंट के, बिना किसी आर्मी के। और सबसे डेंजरस बात, पाकिस्तान को पता भी नहीं चला कि वॉर कब शुरू हुई। ये कहानी है उन लोगों की जो कभी ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ना उनके नाम है, ना उनके चेहरे, लेकिन उन्होंने एक देश बना दिया, द काउबॉयज। और ये स्टोरी शुरू होती है 1968 से। दिल्ली में एक बिल्डिंग थी, ऐसी बिल्डिंग जिसे देखकर कोई रुकता नहीं था। ना कोई बोर्ड, ना कोई नाम, ना कोई गार्ड। एक आम सी सरकारी इमारत, जैसे हजारों और होती है इस शहर में। लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जो आने वाले 3 सालों में पूरे साउथ एशिया का नक्शा बदल देगा। एक कमरा, एक टेबल और एक आदमी। ना कोई फाइल्स, ना कोई मीटिंग, ना कोई आवाज। वो बस सोच रहा था। और कभी कभी सबसे डेंजरस चीज होती है एक ऐसा आदमी जो बोलता कम है और सोचता ज्यादा है। उस आदमी का नाम था रमेश्वर नाथ काउ। और वो कुछ ऐसा बनाने जा रहा था जिसके बारे में इंडिया की पार्लियामेंट को भी ऑफिशियली नहीं बताया गया। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई सेरेमनी नहीं, कोई प्रेस रिलीज नहीं, सिर्फ एक साइलेंट डिसीजन। और उस डिसीजन का रिजल्ट था इंडिया की सबसे सीक्रेट एजेंसी, रॉ। लेकिन ये कहानी रॉ की नहीं है, ये कहानी है उन लोगों की जो कभी ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ना उनके नाम टेक्स्ट बुक्स में है, ना उनकी फोटोज पब्लिक डोमेन में। उन्होंने ना मेडल्स लिए, ना इंटरव्यूज दिए, लेकिन उनके बिना आज का इंडिया शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये हैं द काउबॉयज। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको वो स्टोरीज पसंद हैं जो न्यूज में नहीं आती, जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं लिखी जाती और जो ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करती, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हिस्ट्री नहीं बताई जाती, यहाँ वो सच बताया जाता है जो हिस्ट्री के पीछे छुपा होता है। चलिए वापस चलते हैं। 1947 इंडिया आजाद होता है। एक नया देश, नई गवर्नमेंट, नई उम्मीदें। लेकिन एक प्रॉब्लम थी जो किसी को क्लियरली दिख नहीं रही थी। इंडिया के पास अपने लोगों को देखने के लिए सिस्टम था, लेकिन दुनिया को देखने के लिए कुछ भी नहीं। ब्रिटिश जाते जाते एक एजेंसी छोड़ गए थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी। लेकिन आईबी का काम था इंडिया के अंदर नजर रखना, बाहर क्या हो रहा है। कोई डेडिकेटेड सिस्टम नहीं, कोई स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क नहीं जो दूसरे देशों में घुसकर इंफॉर्मेशन ला सके। और फिर आया 1962। चाइना अटैक करता है अचानक, या शायद अचानक नहीं, क्योंकि सिग्नल्स तो आ रहे थे महीनों से। आईबी के फील्ड ऑफिसर्स रिपोर्ट्स भेज रहे थे, चाइनीज ट्रूप मूवमेंट बढ़ रहा है, पोजीशंस शिफ्ट हो रही हैं, कुछ होने वाला है। लेकिन दिल्ली में कोई सिस्टम ही नहीं था जो इन सबको जोड़ सके। कोई डेडिकेटेड एनालिसिस विंग नहीं, कोई स्ट्रेटेजिक कंसोलिडेशन नहीं, और सबसे डेंजरस बात, किसी को अर्जेंसी महसूस ही नहीं हुई। रिजल्ट, इंडियन आर्मी कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड। हजारों सोल्जर्स मारे गए, टेरिटरीज खो दिए गए। लेकिन असली हार बैटलफील्ड में नहीं हुई थी, असली हार हुई थी इंफॉर्मेशन में। एक ऐसी जंग जो लड़ी ही नहीं गई, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि वो आ रही है। और उसके बाद दिल्ली के अंदर एक सवाल गंज रहा था, क्या हम फिर कभी ऐसे सरप्राइज होंगे, या फिर क्या अब वक्त आ गया है कि इंडिया भी दुनिया को देखना शुरू करे। इस सवाल का जवाब देने के लिए एक नाम चुना गया, एक ऐसा आदमी जो स्पॉटलाइट से दूर रहता था, जो बोलता कम था और सुनता ज्यादा, जो नेहरू के साथ काम कर चुका था, जो ऑलरेडी सिस्टम को अंदर से समझता था। इंदिरा गांधी ने उससे बुलाया और सीधा पूछा, कल अगर वॉर हो गया, क्या हम रेडी हैं? छोटा सा पॉज, और फिर जवाब आया, नहीं। रूम में खामोशी छा गई। फिर इंदिरा गांधी ने कहा, तो बनाइए एक ऐसी एजेंसी जो कभी फेल ना हो। और वहीं से एक साइलेंट रेवोल्यूशन शुरू हुआ। काउ अकेले नहीं थे, उन्होंने एक टीम बनाई, छोटी, सिलेक्टिव और डेंजरस। ये लोग रैंडम सिलेक्शन से नहीं आए थे, इन्हें चूज किया गया था एक ही क्राइटेरिया पर, क्या ये आदमी इनविजिबल रह सकता है। आर्मी से लोग आए, आईबी से लोग आए, डिप्लोमेटिक सर्कल से लोग आए, कोई कॉमन बैकग्राउंड नहीं, लेकिन एक कॉमन क्वालिटी थी, ये लोग किसी भी जगह, किसी भी रोल में फिट हो सकते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन्हें क्रेडिट की जरूरत नहीं थी। इन्हीं लोगों को बाद में कहा गया द काउबॉयज। पहला नाम सकरन नायर, एक एनालिस्ट। लेकिन सिर्फ एनालिस्ट नहीं, वो आदमी जो फाइल नहीं पढ़ता था, फाइल के पीछे की स्टोरी देख लेता था। कहते थे अगर आप उससे 200 पेजेस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट दे दो तो वो 20 मिनट में बता देता था अगला मूव क्या होगा। दूसरा नाम के शंकर वाजपेयी, ऑफिशियली डिप्लोमैट, अनऑफिशियली नेटवर्क बिल्डर। वो आदमी जिसे लोग डिनर टेबल पे अंडर एस्टिमेट करते थे, और वो वहीं से पूरे नेटवर्क खड़े कर देता था। और फिर नेक्स्ट जनरेशन, एएस दुलत, कश्मीर ऑपरेशंस का नाम। जब उनसे पूछा गया आपने एग्जैक्टली क्या किया, उन्होंने सिर्फ मुस्कुराया
और कुछ नहीं बोला। यही होती है काउबॉय की पहचान, काम करो और फिर गायब हो जाओ। लेकिन इन सब के बीच एक कांस्टेंट था, काओ। उनकी वर्किंग स्टाइल सिंपल थी, नो पब्लिसिटी, नो विजिबिलिटी, नो नॉइज। एक फॉर्मर ऑफिसर ने कहा था, काओ साहब ऐसे थे जैसे हवा, हर जगह मौजूद लेकिन कभी दिखते नहीं। उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, उनकी कोई पब्लिक स्पीच नहीं मिली, उनकी फोटोज तक डेकेड्स तक सर्कुलेट नहीं हुई, और फिर भी दुनिया के टॉप इंटेलिजेंस सर्कल्स में उनका नाम रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता था। सितंबर 21, 1968। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई हेडलाइन नहीं, बस एक साइलेंट फाइल मूवमेंट। और उस दिन रॉ एग्जिस्ट करने लगी, ऑफिशियली नहीं लेकिन प्रैक्टिकली बिल्कुल। 1971 साउथ एशिया एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुका था। ईस्ट पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश। वहां सिर्फ पॉलिटिकल अनरेस्ट नहीं था, वहां सिस्टमैटिक वायलेंस हो रही थी, गांव जल रहे थे, लोगों को घरों से निकालकर मारा जा रहा था, और हर दिन हजारों लोग बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आ रहे थे, रिफ्यूजीज, मिलियंस। इंडिया पर प्रेशर बढ़ रहा था, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली। लेकिन सबसे बड़ा प्रेशर था वक्त का। इंदिरा गांधी जानती थी डायरेक्ट वॉर अभी पॉसिबल नहीं है, इंटरनेशनल प्रेशर अलाउ नहीं करेगा, लेकिन अगर कुछ नहीं किया तो सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली जाएगी। उन्होंने काओ को बुलाया। रूम बंद था, कन्वर्सेशन छोटी थी, लेकिन उसका वेट हिस्ट्री बदलने वाला था। हमें टाइम चाहिए। कितना? 9 मंथ्स। तब तक काओ ने सीधा जवाब दिया, तब तक हम वॉर शुरू करेंगे, बस ऑफिशियली नहीं। यही था ऑपरेशन एक्स, एक ऐसी वॉर जो मैप पर नहीं दिखती, एक ऐसी वॉर जिसमें सोल्जर्स यूनिफॉर्म नहीं पहनते, एक ऐसी वॉर जिसमें जीत तब होती है जब दुश्मन को समझ ही नहीं आता कि वो हारा कैसे। प्लान सिंपल नहीं था, प्लान लेयर्ड था, 3 लेवल्स, और हर लेवल पाकिस्तान को अंदर से तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। लेवल 1, मुक्ति बहन। रॉ ने क्वाइटली काम शुरू किया। इंडिया के अंदर 11 सीक्रेट ट्रेनिंग कैंप्स बनाए गए, लोकेशन क्लासिफाइड, ट्रेनिंग इंटेंस, गोरिल्ला वॉरफेयर, एक्सप्लोजिव्स, एम्बुश टैक्टिक्स, कम्युनिकेशन कोड्स। ये कोई रैंडम रेबल्स नहीं रहे, ये एक ट्रेन्ड फोर्स बन गई। 1 लाख से ज्यादा फाइटर्स। सोचिए एक बार, 1 लाख, और ये सब ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ये लोग रात को बॉर्डर क्रॉस करते, स्ट्राइक करते और फिर गायब हो जाते। हर अटैक के बाद पाकिस्तान कंफ्यूज हो जाता है, एनिमी कौन है, कहां है, कब आएगा। उनके पास कोई क्लियर आंसर नहीं था। लेवल 2, सिस्टम तोड़ दो। वॉर सिर्फ लोगों से नहीं जीती जाती, वॉर सिस्टम से जीती जाती है। रॉ के एजेंट्स ईस्ट पाकिस्तान के अंदर घुस चुके थे, टेलीग्राफ लाइंस कट की गई, रेल रूट्स डिसरप्ट किए गए, सप्लाई चेन्स ब्रेक किए गए, ऑर्डर्स डिले होने लगे, कम्युनिकेशन डिस्टॉर्ट होने लगा। पाकिस्तानी कमांडर्स एक ऐसी बैटलफील्ड में थे जहां उन्हें अपनी ही आर्मी की पोजीशन क्लियर नहीं थी। इमेजिन करो, आप वॉर लड़ रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं आपकी बैकअप कहां है, आपकी सप्लाई कहां है, और दुश्मन हर जगह है। ये वॉर नहीं थी, ये साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन था। लेवल 3, नैरेटिव कंट्रोल। काओ जानता था वॉर सिर्फ ग्राउंड पर नहीं जीती जाती, वॉर दुनिया के दिमाग में जीती जाती है। इंटरनेशनल मीडिया को क्वाइटली एक्सेस दिया गया, फॉरेन जर्नलिस्ट को ग्राउंड रियलिटी दिखाई गई, फोटोज, रिपोर्ट्स, आई विटनेस अकाउंट्स। दुनिया देख रही थी कि ईस्ट पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान का नैरेटिव टूटने लगा। इंटरनल मैटर अब इंटरनल नहीं रहा, ग्लोबल प्रेशर बिल्ड होने लगा, और जब दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तो आप बैटलफील्ड जीत कर भी हार जाते हो। सिर्फ 9 महीने में ईस्ट पाकिस्तान अंदर से क्रैक होने लगा। फिर आया दिसंबर 3, 1971। इंडिया ऑफिशियली वॉर में एंटर करता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था, जब इंडियन आर्मी ग्राउंड पर आई तो उन्हें एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट था, लेकिन जो मिला वो कुछ और ही था। पाकिस्तानी आर्मी ऑलरेडी ब्रोकन थी, मेंटली, स्ट्रेटेजिकली, लॉजिस्टिकली। उनके पास प्लान नहीं था, उनके पास क्लैरिटी नहीं थी, और सबसे इंपॉर्टेंट, उनके पास विल नहीं बची थी। 9 महीनों की इनविजिबल वॉर ने उन्हें ऑलरेडी हरा दिया था। दिसंबर 16, 1971, ढाका। एक टेबल, 2 साइड्स, और फिर वो मोमेंट जो हिस्ट्री बन गया। पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर करती है, 53,000 सोल्जर्स एक साथ। हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर। एक नया देश जन्म लेता है, बांग्लादेश। और इस पूरी कहानी में रॉ का नाम कहीं नहीं आता, काओ का नाम कहीं नहीं आता, काउबॉयज का नाम कहीं नहीं आता। नो क्रेडिट, नो हेडलाइंस, नो सेलिब्रेशन, सिर्फ रिजल्ट। डेकेड्स बाद पाकिस्तान के एक फॉर्मर ISI चीफ ने माना, हम समझ ही नहीं पाए कि रॉ कितनी गहराई तक घुस चुकी थी। और यही होती है परफेक्ट इंटेलिजेंस विक्ट्री, जब दुश्मन हार जाए और उससे पता भी ना चले कि गेम कब शुरू हुआ था। 1970 काओ रिटायर होते हैं।
कोई फेयरवेल स्पीच नहीं, कोई मीडिया कवरेज नहीं, कोई स्पॉटलाइट नहीं। जैसे आए थे वैसे ही चले गए, चुपचाप। उनके जाने के बाद रॉ बदली, सिस्टम बदला और धीरे धीरे कल्चर भी बदलने लगा। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ने लगा, डिसीजंस कभी कभी मेरिट से ज्यादा इन्फ्लुएंस पर होने लगे। वो साइलेंट प्रोफेशनलिज्म जो काओ ने बिल्ड किया था, जहां काम बोलता था आदमी नहीं, वो धीरे धीरे डाइल्यूट होने लगा। काओ ने अपनी जिंदगी में ना कोई मेमोआर लिखी, ना कोई इंटरव्यू दिया, ना कभी अपनी कहानी बताई। उन्होंने अपनी स्टोरी सिस्टम के अंदर छुपा कर रखी। 2002 उनका देहांत होता है। अगले दिन अखबार में एक छोटी सी खबर आती है, 2 या 3 लाइंस बस। सोचिए, एक आदमी जिसने इंडिया की फॉरेन इंटेलिजेंस खड़ी की, जिसने एक नया देश बनाने में रोल प्ले किया, जिसने हिस्ट्री का डायरेक्शन चेंज किया, वो एक फुट नोट बनकर चला गया। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि काओ बॉयज का एक सिंपल रूल था, जितना कम दुनिया जाने उतना ही परफेक्ट काम हुआ है। आज जब हम हिस्ट्री देखते हैं, हमें वॉर्स दिखते हैं, ट्रीटीज दिखते हैं, लीडर्स दिखते हैं, लेकिन जो नहीं दिखते वो है शैडोज। वो लोग जो फ्रंट पेज पर नहीं होते, लेकिन हर जीत के पीछे वही होते हैं। और शायद अगर आप ध्यान से देखो तो हर सक्सेसफुल नेशन के पीछे एक इनविजिबल आर्मी होती है, नाम के बिना, चेहरे के बिना, रिकॉग्निशन के बिना। इंडिया के लिए वो थे द काओ बॉयज। अगला वीडियो ऑपरेशन एक्स की फुल ब्रेकडाउन होगा, डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप, कैसे 9 महीनों में एक देश बनाया गया। तब तक याद रखिए, हिस्ट्री सिर्फ वो नहीं होती जो लिखी जाती है, हिस्ट्री वो भी होती है जो जानबूझकर छुपा दी जाती है।